हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोजेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये सबसे पहले यह जो एंडोप्लाज्मिक वर्ड होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अंतःप्रद्रव्य दो शब्दों से मिलकर बना होता है जो कि एक तो होता है एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म प्लस जो दूसरा होता है यहाँ पर दूसरा प्लस रेटिकुलम। दो वर्ड होते हैं, ये दोनों शब्द मिलकर क्या बन जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्म प्लस रेटिकुलम दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिसमें एंडोप्लाज्म जो होता है, इस एंडोप्लाज्म का अर्थ तो क्या होगा? जीव द्रव्य के अंतर्गत या जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। और रेटिकुलम जो होता है, इस रेटिकुलम का अर्थ होगा यहाँ पर जालिका। जालिका मतलब जीव द्रव्य की संरचना के अंतर्गत पाई जाने वाली एक जालनुमा या जाली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो उसकी मेन डेफिनेशन देखें तो मेन डेफिनेशन क्या होगी कि जो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य जो होता है उसकी संरचना में क्या देखते हैं? हम मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स या पीठिका जो होती है वो उसका बहुत ज़्यादा बहुशाखन हो जाता है और बहुशाखन से जो कोशिका द्रव्य अंतःकला के चारों ओर एक तंत्र या सिस्टम बना लेती है और इसी सिस्टम जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं या परिभाषा क्या होगी? कोशिका द्रव्य की कोशिका द्रव्य की पीठिका, पीठिका इट मीन्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या पीठिका की संरचना का जो बहुशाखन हो जाता है या उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बन जाती है तो बहुशाखन कोशिका द्रव्य की अंतःकला इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या बना लेते हैं? एक सिस्टम बना लेते हैं या एक और तंत्र बना लेते हैं और इसी सिस्टम या तंत्र को हम क्या कहेंगे? अंतःप्रद्रव्य जालिका अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य अंतःकला जो बनती है, अंतःकला के अंत के जो तंत्र होगा, अंतःकला के तंत्र को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इट मीन्स शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ER के जो तंत्र बना है मतलब कोशिका द्रव्य की संरचना के अंतर्गत जो मैट्रिक्स मीन्स उसमें जो पाया जाने वाला तरल द्रव्य होता है वह तरल द्रव्य का जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है या उसका बहुशाखन जब हो जाता है तो इस बहुशाखन के कारण कोशिका द्रव्य के अंदर क्या बन जाते हैं? एक अंतःकला या इनर मेम्ब्रेन की संरचना में क्या बनेगा? एक नया सिस्टम बन जाता है या नया तंत्र बन जाता है। इसी तंत्र को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब जीव द्रव्य की संरचना में जालीनुमा संरचना बनी है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें अगर हम तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कितने टाइप की होती है? ER के टाइप्स या प्रकार। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार की बात करें तो ये दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की होगी। ये फर्स्ट जो होती है वो होती है एक रफ ER। रफ ER जिसको कहते हैं हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और सेकंड जो होती है वो होती है स्मूथ ER।
स्मूथ ईआर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में चिकनी ईआर या चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका जिसे कह सकते हैं। तो अब ये दो टाइप की ईआर होती है, तो इनको दो टाइप पर किस आधार पर बांटते हैं, किस आधार पर इनको दो भागों में अंतःप्रदवीय जालिका को बांटा गया, तो हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचना होती है, इसकी संरचना पर क्या पाए जाते हैं, कुछ भागों पर तो राइबोसोम्स के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ भागों पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स के कण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं अथवा एब्सेंट होते हैं। इसी कारण से इनको दो भागों में बांटा गया है। तो रफ ईआर किसे कहेंगे, तो एससी अंतःप्रदवीय जालिका जिसकी संरचना के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स उपस्थित हो, तो उस संरचना को तो कहते हैं खुरदरी अंतःप्रदवीय जालिका या रफ ईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कह सकते हैं। और सेकंड जो होता है वो होता है यहाँ पर स्मूथ ईआर या चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका। तो इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी अंतःप्रदवीय जालिका जिसकी संरचना के ऊपर जो राइबोसोम्स के कण होते हैं या राइबोसोम के कण क्या होंगे, अनुपस्थित होते हों, तो वह जालिका या वह अंतःप्रदवीय जालिका को हम क्या कहेंगे, स्मूथ ईआर या चिकनी अंतःप्रदवीय जालिका के नाम से इसे जान सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके टाइप्स की बात। तो दो प्रकार की यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। और सबसे पहले इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवीय जालिका जो नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो इस शब्द का गठन या नेम गिवन बाय किसने दिया था, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो नेम गिवन बाय पोर्टर, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्या दिया गया, यह शब्द दिया गया है। तो पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले अंतःप्रदवीय जालिका के बारे में, इसकी शब्द के बारे में जानकारी दी थी, इसीलिए पोर्टर के द्वारा ये जाना जाता है। अब इसकी स्थिति की बात करें कि यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो इसकी स्थिति की बात करते हैं नेक्स्ट। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन जो सर्वाधिक रूप से होती है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। स्थिति या सिचुएशन इसकी क्या होती है, तो मोस्टली अधिकतम कहाँ पाई जाएगी, अधिकतम यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक में न्यूनतम इन रेयर केस में पाई जाती है, कह सकते हैं हम यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स। तो सर्वाधिक रूप से ये इसकी स्थिति हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत, और इन रेयर कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, बहुत दुर्लभ रूप से हमको कहाँ देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत यह देखने को मिलती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलेगी, बहुत रेयर देखने को मिलती है। और अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परासंरचना, संरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है यह तीन रचनाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। तो तीन भागों से बनी संरचना होती है, क्या, तीन भागों से बनी संरचना। अब इसकी संरचना के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, तीन मुख्य भाग देखते हैं। एक तो होती है सिस्टर्नी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुंडिका। सेकंड जो होती है यहाँ पर पाई जाती है ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स जिसे कहें हिंदी में तो नलिकाएं। और थर्ड जो भाग होता है इसे हम कहते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स जिसको कुटिका अथवा आशय भी इसे कह सकते हैं, कुटिका या आशय, कुटिका या आशय भी इसे कह सकते हैं। अब ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स तीन संरचनाएं पाई जाती हैं।
इन तीनों को हम डायग्रामेटिकल में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ संरचना हम देखते हैं। ये क्या है? तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये जो होती है यहाँ पर राइबोसोम्स का क्या होता है? अभाव होता है, इसीलिए ये जो भाग होगा वो कौन सा होगा? स्मूथ ई आर का जो भाग होता है या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है? यहाँ पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स के कण उपस्थित होते हैं तो वह कौन सी जालिका होती है? हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि यह जो संरचना होगी जहाँ पर राइबोसोम्स के कण पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्हें कह सकते हैं। ये जो कॉर्न वाली भाग है जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित है तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? तो यह जो कण उपस्थित है वो राइबोसोम्स के कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये हो गई अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना के डायग्राम के अंतर्गत के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों भाग जो होते हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स, तीन प्रकार के भाग हम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट भाग को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है सिस्टर्निका। सिस्टर्नी या कुंडिकाएं। सिस्टर्नी या कुंडिका की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? यह बहुत ही लंबी और चपटी और चौड़ी संरचना होती है। प्लस इसकी जो संरचना के अंतर्गत कलाएं पाई जाती है या कलाबद्ध जिसको कह सकते हैं या मेम्ब्रेनियस कह सकते हैं। और ये जो संरचना होती है वो अशाखित संरचना होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचेस या शाखाएं नहीं पाई जाती है। और इस यह जो सिस्टर्नी या कुंडिकाएं होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो यह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो होता है इस साइटोप्लाज्म की संरचना के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। तो इसकी संरचना चपटी, लंबी, चौड़ी और कलाबद्ध तथा अशाखित होती है। कैसी है? अशाखित। इसमें किसी प्रकार की ब्रांचेस नहीं पाई जाएंगी और ब्रांचेस की कमी वाली संरचना होती है। और इसकी जो स्थिति होती है, ये स्थिति हम कहाँ देखते हैं इसकी? तो यह कोशिका द्रव्य के अंतर्गत देखने को हमको मिलती है साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और यह जो सिस्टर्नी या कुंडिकाएं जो होती है इसका जो व्यास है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 40 से 50 माइक्रोएम तक का इसका व्यास पाया जाता है। 40 से 50 एम तक का क्या है? इसका व्यास देखने को मिलता है। और यह जो सिस्टर्निया होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो संरचनाएं होती है या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से क्या होती है? वेल डेवलप्ड होती है या सुविकसित अधिकतम पाई जाती है। तो इनका ये कहाँ पर सुविकसित होती है? तो रफ ई आर खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका RER में सुविकसित होती है। ER में सर्वाधिक रूप से सुविकसित होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली या प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो
कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं की संरचना में भी ये क्या देखने को मिलती है, अधिकतम देखने को मिलती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होती है, ये सर्वाधिक देखने को मिलती है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स में। सेल्स में देखने को मिलती है। तो ये सिस्टर्नी की संरचना होती है, चपटी, लंबी, चौड़ी होती है, कलाबद्ध या उसमें डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है और अशाखित होती है। स्थिति कहाँ है, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत व्यास देखें तो 40 से 50 म्यूएम तक, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, सर्वाधिक रूप से विकसित होती है। और प्रोटीन संश्लेषण करने वाली जो भी कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं की संरचना में भी यह देखने को मिलती है। ये हो गई फर्स्ट सिस्टर्नी की संरचना। सिस्टर्नी की संरचना के बाद सेकेंड जो संरचना होती है वो होती है ट्यूब्यूल्स, या जिसे हम कहते हैं नलिकाएं। ट्यूब्यूल या नलिका, ट्यूब्यूल या नलिका जो होती है वह एक क्या होती है, गोलाकार बिंदु के रूप में संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जो सिस्टर्नी के किनारे होते हैं, इन सिस्टर्नी के किनारे वाले भागों में यह देखने को मिलती है। तो इसकी संरचना कैसी है, गोलाकार बिंदु समान, गोलाकार बिंदु समान संरचना, गोलाकार बिंदु समान संरचना होती है। और इनमें जो भांचन पाया जाता है, शाखन जिसको कहते हैं, ये शाखन जो होता है वो अनियमित रूप से और अधिकतम देखने को, मोस्टली इसमें ज़्यादा शाखन देखने को मिलता है कंपैरिजन टू सिस्टर्नीज के, या नलिकाओं की तुलना में यह शाखन जो होता है वो अधिकतम देखने को यहाँ पर मिलता है। और ये शाखन कैसा होता है, अनियमित शाखन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनका शाखन कैसा है, अनियमित शाखन, अनियमित होता है। और इसका व्यास या डायमीटर की बात करें तो ये 50 से 100 एंगस्ट्रम में पाई जाएगी। क्यों एंगस्ट्रम में, क्योंकि यह एक गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इसी के कारण इसका जो व्यास होता है वो किसमें देखते हैं, अंगस्ट्रम के अंतर्गत इसको देखने को मिलता है। तो 50 से 100 एंगस्ट्रम देखने को मिलता है इसका व्यास। अब जो इसकी उपस्थिति देखें हम, तो ये इसका वेल डेवलप्ड या सुविकसित ये कहाँ होती है, तो ये स्मूथ ईआर या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको कहते हैं, स्मूथ ईआर या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसमें राइबोसोम्स का क्या होता है, अभाव होता है। स्मूथ ईआर में क्या होती है, सुविकसित होती है। और जो सिस्टर्नी देखी थी वो कहाँ विकसित थी, तो वह रफ ईआर के अंतर्गत विकसित होती हैं। और अब इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ट्यूब्यूल्स सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो जितनी भी ग्लिसराइड हार्मोन का संश्लेषण करने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है, इन सभी कोशिकाओं के अंतर्गत ये ट्यूब्यूल्स जो होती है या नलिकाएं होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक विकसित होती है। तो यह कहाँ विकसित होगी, ग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में भी होती है, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन का संश्लेषण वाली सेल्स में। संश्लेषण करने वाली सेल में। तो अब ये हो गई ट्यूब्यूल्स, और लास्ट थर्ड जो भाग होता है इसका वेसिकल्स होता है। तो अब थर्ड पढ़ते हैं हम वेसिकल्स। वेसिकल्स या जिसे हम कहते हैं आशय, आशय अब क्या होता है या वेसिकल्स क्या होता है, तो पुटी का आशय जो संरचना होती है वो अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती है, और इसका जो व्यास होता है वह सर्वाधिक होता है, 25 से 500 एंगस्ट्रम तक का ये व्यास लिए हुए होती है। तो गोलाकार अथवा अंडाकार संरचनाएं होती है यह।
गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना, और इसका व्यास व्यास इसका क्या है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा होता है, तो 25 से 500 एंगस्ट्रॉम का यह व्यास लिए हुए प्रोटीन है। और इसकी प्रेजेंस देखें अगर हम, तो यह प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए जो भी सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स होती है या सक्रिय जो कोशिकाएं होती है, इन सक्रिय कोशिकाओं के अंतर्गत वेसिकल्स की सेल की मात्रा होती है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली एक्टिव कोशिकाओं या सक्रिय जो सेल कहते हैं जिसे, तो इन एक्टिव सेल्स के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक होती है एक्टिव सेल्स में प्रेजेंस। तो इसकी उपस्थिति हमने देखी कहाँ है, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स के अंतर्गत यह देखने को मिलती है। ये तो हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका की परा संरचना। अब इसका देखते हैं हम, इसका केमिकल कंपोजिशन ये कैसा होता है या रासायनिक संगठन में यह किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। लास्ट यहाँ पर जो टॉपिक देखते हैं हम, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन देखें हम, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसमें हमने क्या कहा, यह कलाबद्ध होती है या इसमें एक कला पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसकी जो कला होती है या मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, कला या मेम्ब्रेन, तो ये कला या मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई संरचना यहाँ पर होती है। और इस लाइपोप्रोटीन की संरचना के साथ साथ यह किससे बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड्स से बनी हुई होती है। तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर संरचना जो बनी है, यह इसमें प्रोटीन जो होता है वो तो 60% प्रोटीन होता है, तथा लिपिड जो होता है वो कितना होता है, 40% यहाँ पर क्या होता है, लिपिड होती है। प्रोटीन लिपिड 100% जब हो जाता है तो तब यह मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई होगी, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट इसकी बात करें केमिकल कंपोजिशन के बाद, तो इसके फंक्शंस या इसके कार्य जिसे कहते हैं, फंक्शन या कार्य इसके क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहती है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, प्रोटीन का उपापचय या प्रोटीन का उपापचय, प्रोटीन उपापचय या प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस। और थर्ड जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना या लिपिड उपापचय करना। लिपिड उपापचय करना। और फोर्थ जो होता है वह होता है परिवहन या ट्रांसपोर्ट से संबंधित का कार्य करना। परिवहन या ट्रांसपोर्ट किन पदार्थों का करेगा, तो यह जो आयंस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन सभी का जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो कार्य होता है वह कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यह ट्रांसफर करने का तीसरा का जो कार्य होता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। अब एक नेक्स्ट
पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना के बाद एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो होती तो पूरी ही गोजी बॉडी के समान होती है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा है कि जो गोल्जी बॉडी की संरचना थी वह भी इन्हीं 3 भागों में डिवाइडेड होती थी, सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो इन दोनों की संरचनाएं तो लगभग समान होती है, लेकिन इसके लिए जो घटक या भाग होते हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है, या उनके कार्य जो होते हैं इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इक्वल टू, हम कहें तो क्या कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी या जीबी की संरचना के समान होती है। बट इसके जो घटक होते हैं या इसके कार्य होते हैं वो क्या है? बट कार्य या फंक्शन जो होंगे वो क्या है? डिफरेंट या अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचनाएं देखी, उसकी स्थितियां देखी, उसके केमिकल कंपोजिशन, कार्य एक्सेट्रा, उसकी सारी बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।